बल्कि बराह रास्त हवेली में जाओगे। उसका मतलब है कि वो रास्ता हमारे लिए खुफिया नहीं रहेगा। मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। देखते जाओ, उसने इख्तिसार के साथ कहा। तुम बहुत खुश नसीब हो कि डॉन तुम पर मेहरबान है। जीनों की इख्तिताम पर हम उफ़क़ी सुरंग में दाखिल हुए तो सिवाय बाग वाले निकास के बजाय मुखालिफ समत में चलती। जिधर दूसरी ख्वाबगाह का अकबी जीना सुरंग में मिलता था, उस तवालत के तकरीबन वस्त में शिवाय एक जगह रुककर दीवार की तरफ घूमी। फिर उसने फुर्ती के साथ अपने ब्लाउज के गिरिबान में से छोटी सी सियाह डिबिया निकालकर उस पर लगा हुआ सब्ज बटन दबा दिया। फौरन दीवार का एक चकोर हिस्सा बाकिया दीवार से अलग होकर नीचे धंसने लगा। उस खला के पार एक ढलान और रास्ता आगे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। शिवाय सबसे आखिर में उस सैली सुरंग में दाखिल हुई। उसने उसी डिबिया में लगा हुआ सुर्ख बटन दबाया और चंद सानियों में दीवार का वो हिस्सा अपनी जगह पर वापस आ गया। वो सारा काम उस कदर महारत और फनकारी के साथ किया गया था कि रास्ता बंद हो जाने के बाद दीवार पर जोड़ का सुराग लगाना नामुमकिन होकर रह गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुशादा जैली सुरंग एक सपाट दीवार पर आकर बंद हो गई हो। उस जैली सुरंग की चौड़ाई किसी भी तरह 10 फुट से कम नहीं थी, जबकि दोनों सुरंगों को मिलाने वाला खुफिया रास्ते से ज्यादा 4 फुट चौड़ा रहा होगा। उस रास्ते की तामीर में यह ख्याल रखा गया था कि कोई हंगामी सूरत पेश आने पर डॉन जैसे तनोतोष वाले आदमी को वहां से गुजरने में कोई दुश्वारी ना हो। शिवाय हमें लेकर आगे चल पड़ी। वो रास्ता तय करते हुए अंदाजा हुआ कि ढलान बहुत ज्यादा थी। कुछ दूर चलने के बाद फिर एक दरवाजा था। मेरा ख्याल था कि डॉन हमें उसी मसनद पर विराजमान मिलेगा जहां पिछली रात उससे हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन शिवाय उस खुफिया रास्ते से निकलने के बाद एक मोड़ घूमकर हम एक बहुत ऊंचे और अजीम उशान कमरे में लेके, जो किसी सरबराह ममलिकत के मुलाकाती कमरे की तरह सजा हुआ था। वहां पड़े हुए तमाम सोफे गैर मामूली तौर पर बड़े थे, उनकी पुश्तगाहें भी बुलंद थी। डॉन उस कमरे के दूर उफ्तादा हिस्से में एक सोफे पर धंसा हुआ था। उसके आसपास 3 मोटे और पस्ता कामत चीनी मुअद्दब बैठे हुए थे। उनमें से एक की खोपड़ी बिल्कुल चिकनी और शफाफ थी। डॉन के बदन पर सफेद रंग का ढीला ढाला लिबास था, जबकि वो तीनों चीनी शोख फूलदार कमीसों और पतलूनों में मलबूस थे। हमारे दाखिल होते ही डॉन ने ऊंची आवाज में जल्दी जल्दी उन तीनों से कुछ कहना शुरू कर दिया। वो तीनों पूरे इन्हिमाक के साथ डॉन की तरफ झुककर सर हिलाते रहे। डॉन के खामोश होने पर वो अपनी जगह से उठे, रकू की हालत में डॉन की तरफ झुके, फिर वापस चल दिए। हमारे सामने रुककर उन तीनों ने बगौर हमारा जायजा लिया। जर्द दांत नुमाया करके मिस शिवाय को अपनी दोस्ताना मुस्कुराहटों से नवाजा और फिर आगे निकलते चले गए। हमारे पहुंचते डॉन ने अपनी जगह छोड़े बगैर नहायत खुश दिली से हमारा इस्तकबाल किया। फिर हमारे साथ ही मिस शिवाय को भी वहीं सोफों पर बिठा लिया। तो उसने बताया कि हम लोगों पर से नकलो हरकत की पाबंदी फौरी तौर पर खत्म कर दी गई थी, लेकिन मकाओ में बज़ाहिर सुकून होने के बावजूद फिजा मखदूश थी, क्योंकि वालिन की यकायक गुमशुदगी की वजह से उसके हामियों में खलबली मच गई थी। वो लोग अपनी जानें बचाने के लिए मेनलैंड चाइना और दूसरे इलाकों की तरफ फरार होने की कोशिशों में लगे हुए थे, जबकि डॉन के गुर्गे उनके पीछे लगे हुए थे। डॉन ने वालिन के 7 अहम तरीन कारकुनों के कत्ल का फरमान जारी कर दिया था। रात भर में से उनमें से सिर्फ 2 सिबा किए जा सके थे, बकिया 5 की तलाश जारी थी। डॉन का ख्याल था कि हम लोग उन भगोड़े मुजरमों की किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन सकते थे। इसलिए ये जरूरी था कि हम शहर में जाने के लिए मिस शिवाय को अपने साथ रखें, ताकि वो खतरनाक मकामात की बर वक्त निशानदही करके हमें वहां जाने से रोक सके। तो उसने फकोड़ा को साथ ले जाने की पाबंदी यकसर खत्म कर दी थी। उस नरमी पर गजाला ने बहुत भरपूर अंदाज में डॉन का शुक्रिया अदा किया तो उसकी चमकती हुई आंखें गजाला के चेहरे पर मरकूज होकर रखी। मुझे मालूम है कि तुम्हें 7 हीरों के चले जाने का कलक है। गजाला के खामोश हो जाने पर डॉन ने मीठी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन तुम फिक्र न करो, शादी के ताइफ में हीरो के जेवरात देखकर तुम तंग रह जाओगे। गजाला भी दुनिया भर की ठोकरें खाकर बहुत मक्कार हो गई थी। उसने बुखलाने की अदाकारी करते हुए कहा, मालूम होता है कि तुम दिलों की बात पहचान लेते हो। मैं सिर्फ एक आध हीरा अपने किसी जेवर में सजाना चाहती थी। डैनी ने जो कुछ किया अच्छा ही किया, मुझे किसी बात का कलक नहीं है, मुझे सब मालूम है। डॉन ने बुजुर्गाना बेनियाजी से कहा, अब तुम लोग जहां जाना चाहो जा सकते हो। उस गुफ्तगू से यह बात साबित हो गई थी कि डॉन की हवेली में वाकई खुफिया और हिसास माइक्रोफोन लगे हुए थे, जिनके जरिए हवेली के हर हिस्से में होने वाली गुफ्तगू सुनी या रिकॉर्ड की जाती थी और उस इंकिशाफ का सेहरा गजाला के सर से आता था। उसने नहायत होशियारी के साथ मसरूका हीरो के बारे में बात छेड़कर डॉन को उस निजी गुफ्तगू का हवाला देने पर मजबूर कर दिया था। अगर गजाला ने मुझे बर वक्त खबरदार न किया होता तो पिछली रात खुली खुली बातों के साथ हमने डॉन को दोबारा अपना दुश्मन बना लिया होता। डॉन की हवेली के पुरशुगो बरामदे से बाहर निकलने तक शिवाय खामोशी के साथ हमारी रहनुमाई करती रही, लेकिन हमारे से निकलकर एक पुख्ता रविश पर चढ़ते ही उसकी जुबान चल पड़ी। तुम लोगों ने रात को यकीनन हीरो के बारे में बात की होगी। मैं तुमसे कह रही थी कि डॉन से कोई बात छुपी नहीं रहती। अव्वल तो तुम्हारा यह मफरूजा गलत है, दोम यह कि हमने कोई बात की भी होगी तो अपनी माजी जुबान में की होगी। डॉन ने उसे कैसे समझ लिया होगा। मैंने अपनी उलझन दूर करने के लिए शिवाय से बहस शुरू कर दी। यह कंप्यूटर का दौर है। डॉन की हवेली में 2 अदद मिनी सुपर कंप्यूटर हैं, जिनमें दुनिया की 27 अहम जुबानों से चीनी में फौरी तर्जुमे की सहूलत नस्ब है।
तुम्हारी जुबान भी 27 में से एक रही होगी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान के अलावा भारत के बड़े हिस्से में यही बोलचाल की जुबान है। मैंने कहा, ओह, हिंदी तो जरूर उस प्रोग्राम में शामिल है, इसी वजह से डॉन बखबर हो क्या? हिंदी नहीं, उसे उर्दू कहते हैं। मैंने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की। एक ही बात है, वो बेपरवाही के साथ बोली एक ही है, लेकिन दोनों मुल्कों में रस्मुल खत मुख्तलिफ है। इससे मफहूम और मानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली रात तुमने मेरी हमदर्दी और हमायत का जिक्र करके मुझे भी मरवाने का बंदोबस्त कर लिया था। मैं फिर कह देती हूँ कि तुमने हवेली में एहतियात ना बरती तो मारे जाओगे। डॉन जब गुस्से में बिपरता है तो हर शख्स की अगली पिछली खिदमात और कुर्बानियों तक को बुला बैठता है, और तुम यहाँ खुश हो। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश में नरमी से सवाल किया। शिवाय ने गौर से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा खौफ से मजीद सर्द पड़ गया। मेरा इम्तिहान ले रहे हो? इम्तिहान समझ रही हो तो मेरी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा एहसान मंद हूँ। अगर तुमने मुझे रोजीना का पता ना दिया होता तो मेरे आज के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो क्या तुमने उसे भी किसी चक्कर में फांस लिया? उसने भड़क कर सवाल किया। कोई चक्कर नहीं, तुम भूल रही हो कि मेरी मकाओ आमद का बंदोबस्त उसी ने किया था। मैंने जवाब देकर शिवाय को टाल दिया, लेकिन यह हकीकत थी कि रोजीना ने मेरी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया था। उसके जाती मरासिम की वजह से मुझे गोल्डन ड्रैगन के कप्तान रिवर चांग से ताल्लुक और तारुफ हासिल हुआ था। रिवर चांग से गपशप के नतीजे में खौफजदा रोजीनी मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और मैं उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसके कब्जे में मौजूद नादिर हीरे हासिल करके रिवर चांग के साथ फरार हो गया। अगर गोल्डन ड्रैगन पर वो खुशबख्ती मेरा साथ न देती तो मैं इतनी आसानी के साथ डॉन और गजाला तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। शिवाय को गजाला ने अपने साथ उलझा लिया था। वो मौका की नजाकत और शायद मेरी नीयत भांप गई थी, इसलिए वो शिवाय के साथ आगे आगे चल रही थी। मैं सुल्तान शाह के साथ कसदन पीछे रह गया था। सुल्तान शाह ने मौका मिलते ही एक बार वहां से फिर खिसक जाने और हांगकांग पहुंचकर निशिकाओ को ठिकाने लगाने का ख्याल जाहिर किया, जिसे मैंने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। तुम कल रात को बाग में भी ये बात कह चुके हो। ये सोचना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना कतई नामुमकिन है। मैंने कहा, हांगकांग के हुक्म गैर कानूनी तारकीन वतन से आजिज आए हुए हैं। हवाई अड्डे पर पुलिस और इमिग्रेशन के सख्त कंट्रोल की वजह से तुम टार्मिक पर नहीं जा सकोगे। फिर नेशिकाओ भी तनहा नहीं होगा। डॉन के आदमियों की भीड़ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार होगी। वो तुम्हारी तिक्का बोटी कर डालेंगे। फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? सुल्तान शाह ने इसरार किया। दीदा दानिस्ता मौत के मुंह में कूदने से बेहतर है कि यहीं रहकर कुछ करने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या, यहाँ रहकर हम क्या कर सकेंगे? नेशिकाओ आएगा और डॉन हमारी गर्दनों में तोक डलवा देगा। डॉन और नेशिकाओ की मुलाकात रोके बगैर हम नहीं बच सकेंगे। वह चिल्ला कर बोला। इस वक्त तक आजादा शिवाय को बातों में लगाकर खासी दूर निकल गई थी। मैं सुल्तान शाह का हाथ थाम कर उसे तकरीबन घसीटता हुआ करीब तरीन दुकान में घुस गया। वो दुकान बड़ी और गहरी नहीं थी। बाहर तरफ भांत भांत की हैट ही हैट बिखरे हुए थे। अपनी दुकान में दो गैर मुल्कियों को देखते ही एक जवान साल सेल्स गर्ल हमारे सरों पर मुसल्लत होगी। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? उसने हमारी राह में हायल होकर टूटी फूटी अंग्रेजी में मुस्कुराते हुए सवाल किया। उस वक्त तक हम दोनों दरवाजे के सामने से हटकर ओट में हो चुके थे। मुझे अपने बच्चे के लिए काउबॉय किट चाहिए। मैं तिनको के हेड देखते हुए कहा, काउबॉय किट ये क्या होती है? उसने हैर से पूछा। वही लिबास और हथियार जो मैक्सिको के लड़ाका घुड़सवार पहनते हैं। तुमने किसी न किसी वेस्टर्न फिल्म में ऐसा लिबास जरूर देखा होगा। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए वजाहत की। सुल्तान शाह ने होशियारी से काम लिया और मुड़कर अलमारियों में रखे हुए सामान के मुआयने के बहाने शीशों में से बाहर की निगरानी करने लगा, ताकि शिवाय हमें अपने साथ न पाकर वापस लौटे तो मुझे होशियार कर सके। ऐसा लिबास नहीं मिलेगा। मेरी वजाहत सुनकर सेल्स गर्ल की मुस्कुराहट मायूसी में बदल गई। हम हर किस्म के हेड बेचते हैं। वैसे तुम्हें अपनी मतलूबा चीज मुकाओ में नहीं मिलेगी। हांगकांग जाओ तो वहां तलाश कर लेना। मगरबी ना सही तो कोई मकामी लिबास ही दे दो। मैं तिनको का एक हैट उठाकर अपने सर पर जमाते हुए कहा, 10 साल के बच्चे के लिए ऐसा कोई हैट, जोड़ो वगैरह का कोई ढीला ढाला लिबास और ब्लो पाइप वगैरह। मैंने डरते डरते आखिरी 2 अल्फाज कहे जिनमें मेरा असल मकसद पे नहा था। हैट तो ये ठीक रहेगा। मेरी वजाहत पर वो खिल उठी। बाकी चीजें पिछली गली में नुक्कड़ की दुकान से मिल जाएंगी। मालूम होता है कि तुम अपने बेटे के लिए मकाओ की कोई सौगात ले जाने चाहते हो। बिल्कुल तुम ठीक समझी। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, पस्तौल ना सही तो ब्लो पाइप ही सही, काम चल जाएगा। वो नई चीजों का बहुत शौकीन है, लेकिन ब्लो पाइप खतरनाक होता है। उसके साथ आमतौर पर जहर में बुझी हुई पतली पतली सुइयां होती हैं, जो जरा सी फूंक से 20-25 फुट दूर तक जाती हैं। लोग उन्हें मूजी जानवरों को हलाक करने के लिए खरीदते हैं। कुछ सुइयां अपने शिकार को फौरन बेहोश कर देती हैं। तुम दुकानदार से अपना मुर्दा जाहिर करोगे तो वो तुम्हें ऐसी सुइयां दे देगा जिनके असर से पूरे बदन में 10-15 मिनट तक खारिश रहती है। फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है। मजाक और खेल के लिए वही सुइयां बेजर रहेंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैट के क्या दाम है? मैंने सवाल किया। 8 अमरीकी डॉलर। उसका जवाब सुनकर मैं अपनी जेब से रकम निकाल ही रहा था कि सुल्तान शाह ने मुझे बताया कि शिवाय बुखलाए हुए अंदाज में गजाला के साथ वापस जाती हुई नजर आई थी। मैंने $10 का नोट लड़की को थमाते हुए कहा, बाकी $2 तुम रख लो। और हाँ,
ये बताओ कि आगे से पिछली गली में निकलने का कोई रास्ता भी है? दरअसल हम तरतीब से पूरा बाजार देखना चाहते हैं। सीधे जाकर बाएं तरफ गली में और फिर अगले मोड़ से दोबारा बाएं तरफ मुड़कर तुम पिछली गली में पहुंच जाओगे। उसने तिनकों का हैट एक थैली में डालकर मेरे हवाले करते हुए कहा और मैं तेजी से दुकान से निकला। मुझे डर था कि हम दोनों को सड़क या फुटपाथ पर न पाकर शिवाय हम दोनों को ढूंढना शुरू कर देगी। तो तुमने ब्लो पाइप हासिल करने के लिए ये सारा बखेड़ा फैलाया है। सुल्तान शाह बहुत हैरत ज़दा था। तुम बीम गन साथ लाए हो ना? वो ब्लो पाइप से ज्यादा कारगर रहेगी। मैं अपनी जान पर खेल कर नैशिकाओं को उड़ा दूंगा। मैं जब तक ब्लू पाइप की साख्त न देख लूं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में मेरा जहन साफ नहीं है, लेकिन बीमगन बिल्कुल ही खारिज अज़ इम्कान है। अव्वल तो फायर होते ही तुम्हें देख लिया जाएगा। बिलफर्ज वो सब अंधे भी हुए तो डॉन नैशिकाओं की लाश देखते ही समझ आएंगे कि उसके दोस्त को बीमगन का निशाना बनाया गया और बात फिलफोर जिमी लाइट तक पहुंच जाएगी। डॉन जानना चाहेगा कि मकाओ में उसके अलावा और कौन बीमगन का मालिक पैदा हो गया है और हम बाजी हार जाएंगे। मकाओ में बीम गन हमारे लिए शजर ममनू बच चुकी है। ब्लो पाइप कार आमद नजर आया तो उसे तुम ही चलाओगे। मुझे तो दूल्हा बनाकर बांध दिया जाएगा। उस वक्त वापसी के बजाय आगे का रास्ता साफ और महफूज था, इसलिए हम दोनों तेजी से उसी तरफ चल दिए। मुझे बाजार से खाक दिलचस्पी नहीं थी। मैं शिवाई के नजरों में आने से पहले जल्द अज जल्द ब्लू पाइप खरीदना चाहता था ताकि मकामी शिकार के लिए मकामी हथियार कब्जे में आ सके। हम दोनों लंबे लंबे डग भरते हुए आगे से घूमकर अकवी गली में दाखिल हुए और चंद ही मिनट में मतलूबा दुकान पर पहुंच गए। वो बड़ी दुकान थी। हम दोनों अंदर पहुंचने के बाद बेपरवायाना अंदाज में चीजों का जायजा लेते रहे। हांगकांग की तरह यहाँ भी चीनियों के मस्करे बादशाहों के शर्मनाक मुजस्मों की बहुतात थी। हमने गैर जरूरी तौर पर चंद अशिया मुंतखब की। फिर मैं उस मुकफ्फिल शोकेस के सामने रुक गया जिसमें मुतद्दद नलकियां, सिगरेटें और लंबी लंबी बारीक सुइयों के पैकेट रखे हुए थे। ये ब्लो पाइप है। आम रवायती शक्ल से लेकर ये सिगरेट और बांसुरियों में भी पोशीता है। तुम इनमें से अपनी पसंद की 4 सुइयां इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे शोकेस की तरफ मुतवज्जा पाते दुकानदार की जुबान चल पड़ी और उसने कुफल खोलकर ब्लू पाइप शीशे पर ढेर कर दिए। मेरे इस्तफसार पर उसने चंद ब्लू पाइप इस्तेमाल करके दिखाए। उस मुजाहरे में उसने बेजर सादा सुइयां इस्तेमाल की जो फूंक मारते ही हवा में तैरती हुई 24 निशानों में पवस्त हो गई। वो सुइयां उस कदर सख्त और लचकदार थीं कि उनकी बारीकी के बावजूद उन्हें मोड़ना आसान नहीं था। मेरे जहन पर शिवाय का खौफ सवार था, इसलिए मैंने उजलत में 4 मुख्तलिफ ब्लो पाइप और चारों किस्म की सुइयों का एक एक पैकेट खरीद लिया। मैंने यह ख्याल रखा था कि मेरे खरीदे गए किसी ब्लो पाइप की लंबाई चंद इंच से ज्यादा ना हो ताकि उसे आसानी के साथ हथेली में छुपाया जा सके। मैंने डॉन से कह दिया था कि मैं शराब नोशी से मुकम्मल परहेज करता था, जबकि मेरी वो आदत अपनी जगह बरकरार थी। इसलिए उस दुकान के एक हिस्से में भांत भांत की मकामी, इलाकाई और गैर मुल्की शराबों का जखीरा देखकर मेरी तरफ जाग उठी और मैंने पूरी या आधी बोतल के बजाय ब्लैक लेबल के 6 निप खरीद लिए। उनमें सहूलियत ये थी कि चंद घूंटों में नीट स्कॉच मेदे में मुंतकिल करने के बाद नन्ही से बोतल को बआसानी कहीं भी ठिकाने लगाया जा सकता था। मेरा ख्याल था कि वापसी से पहले मैं मौका निकाल कर सारे निप खाली कर दूंगा। सेल्समैन ने मेरी खरीदी हुई अशिया मुलहक्का काउंटर पर रखी तो वहां मौजूद चीनी ने मुस्कुराकर कैश रजिस्टर के कुफल में चाबी घुमानी चाहिए, लेकिन उसकी कई कोशिशें भी बार आवर साबित न हुई तो वो खिफत और परेशानी के आलम में उस पर छुप गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे असाब पर तनाव सवार होता जा रहा था। जब कई मिनट गुजर गए और कैश रजिस्टर ना खुला तो मैंने उससे कहा कि वह हिसाब करके यूं ही रकम ले ले और बाद में उसे टिल में जमा कर ले, लेकिन उसने खंदा पेशानी से बताया कि ऐसा करना स्टोर के असूल के खिलाफ था। वक्फा तवील होने लगा तो मैंने उसकी इजाजत से वही खड़े खड़े अस्काच की बोतल खाली करके डस्टबिन में फेंक दी। उस दौरान में दुकान में मजीद कई ग्राहकों का इजाफा हो चुका था। आखिरकार कैशियर को कामयाबी हुई और वह मेरी खरीदी हुई अशिया को थैलों में डालकर मशीन पर उनकी कीमत का इंदराज करने में मसरूफ हो गया। एन उसी वक्त शिवाय बदहवासी के आलम में वहां घुस आई। उसके पीछे गजाला भी हाँपती कांपती चली आ रही थी। शिवाय के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हम दोनों पर नजर पड़ती वो नाराजगी के आलम में बोली, तुम यहाँ मजे से खरीदारी कर रहे हो और मेरा सेरो खून खुश्क हो चुका है। मिस शिवाय, इतनी फिक्रमंदी अच्छी नहीं होती। हम दोनों आकिल बालिक हैं। मैं हंसते हुए काउंटर के सामने आ गया ताकि वो मेरे खरीदे हुए ब्लो पाइप ना देख सके। तुमने बुरा किया, बहुत बुरा किया। वह बड़बड़ा कर रहेगी। गजाला उसके साथ अंदर आने के बजाय बाहर रुक गई। दुकान से बाहर निकलते शिवाय मेरे सर हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस गली में आ गए हो। हैट वाली मुझे ना बताती तो हम तुम तक नहीं पहुंच सकते थे। यह बताओ कि तुमने ब्लो पाइप क्यों खरीदा है? सौगात के लिए। इसे जवाब देने के बाद मैंने उसके अल्फाज पर गौर किया तो अंदाजा हुआ कि उसने मेरे खरीदे हुए हथियार नहीं देखे थे, बल्कि हैट वाली के अल्फाज पर इंतजार किया था। मामला यकबयक बिगड़ गया था। अगर मैं सौगात वाली कहानी पर जमा रहता तो शिवाय वापसी पर डॉन को बता देती कि मैंने क्या खरीदा था और नेशिकाओं की इम्कानी हलाकत के बाद डॉन मुझे गर्दन से दबोच लेता। मेरे ज़हन में परवरिश पाने वाले पूरे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार अचानक शिवाय की शमूलियत पर हो गया। उसे अपनी जुबान बंद रखने पर आमादा किए बगैर
हम जरा सी भी कामयाबी का तस्वुर नहीं कर सकते थे। सौगात, वो खौफजदा लहजे में कह रही थी। तुम कुछ सोच कर हमसे अलग हुए और ब्लोपाइप वाले का पता मालूम करके फुर्ती से वहां पहुंच गए। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, सच सा बताओ कि तुम क्या करते फिर रहे हो। पहले तुमने हैरतनाक तौर पर करोड़ों के हीरे डॉन के कदमों में डाल दिए और उसे अपना मत्थी बनाने के बाद ब्लोपाइप खरीद लाए हो। तुमने जरा सी देर में मेरी अकल माफ करके रख दी है। तुम्हें सहमने या परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने हैड वाली थैली एक कूड़ेदान में उछालते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, यह मकाओ की सौगात ही है, लेकिन तुम डॉन से इसका जिक्र नहीं करोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो डरी हजानी आवाज में बोली। मैं जाते ही उसे खबर कर दूंगी और वो तुम्हारी जामा तलाशी ले लेगा। जो सौगात ही है तो वापसी में तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। और डॉन ने तो कहा था कि तुम शराब को चखते भी नहीं हो, मगर तुम्हारे सांसों से अल्कोहल की तेज बू आ रही है। तुम सिरे से फराड मालूम होते हो। इस वक्त शवाए से उलझना मुनासिब नहीं था। उसके भड़के हुए रवैये की वजह से लोग हमें देखते हुए गुजर रहे थे। और इनमें यह था कि हमारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी और मकाओ वाली उस जबान से बड़ी हद तक नाबलद थे। शिवाय ने पार्किंग लॉट पर मुंतजिर सिपाही से मर्सिडीज की चाबी लेने के बाद सफर का दोबारा आगाज किया तो मैंने उसे किसी पार की तरफ चलने की आदत की। वो मुझसे बरहम और उखड़ी थी, लेकिन उसे जुबान से कुछ नहीं कहा। चंद मिनट बाद हमारी गाड़ी एक मुख्तसर लेकिन वीरान पार्क के किनारे दरख्तों के साए में रुकी। मैंने ब्लैक लेबल का दूसरा हिस्सा खोलकर एक ही सांस में अपने अंदर हल्क में अंडे लिया। मैं उस वक्त अपने आसाब को सुकून पहुंचाने की शदीद जरूरत महसूस करने लगा था। सिवाय हैरत, खौफ और बेयकीनी के साथ मुझे यूं घूर रही थी जैसे मेरे माथे पर अचानक ही सींग निकल आए हो। मेरी शराब नोशी और ब्लोपाइप। मैंने शवाय की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, तुम दोनों बातों का डॉन से कोई जिक्र नहीं करोगे। मैं तुम्हें अपनी जुबान बंद रखने की मुंह मांगी कीमत दूंगा। यह हरगिज नहीं हो सकता। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं डॉन से गद्दारी नहीं करूंगी। मैंने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुई। उसके तेवर बता रहे थे कि मैंने अपना पैंतरा तब्दील न किया तो गुस्से और सदमे के आलम में चिल्लाना शुरू कर देगी। तो मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने साथ तुम्हें भी फंसवा दूंगा। तुम शुरू से अब तक मेरे बराबर की शरीक रही हो। आखिरकार मैंने उसके साथ बेरहमी से पेश आने का फैसला कर लिया। डॉन तुम्हारी झूठ पर यकीन नहीं करेगा। वो मुझे मुद्दत दराज से जानता है। मैंने अपनी जवानी के बेहतरीन दिन उस पर कुर्बान किए। वो मुझसे आंखें नहीं बदलेगा। मेरी धमकी उस पर कारगर साबित ना हो सकी। माय डार्लिंग शिवाय, मैंने सर लहजे में कहा। डॉन को जवान गुंचों से जो रस चूसना था वो चूस चुका है। बूढ़ी हड्डियों और मुरझाए हुए जिस्मों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसके लिए हर रोज हुस्न शबाब के नित नए पैकेट जमा करने वालों की कमी नहीं है। उसकी तरफ से तुम्हें किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं। अव्वल तो वो कानों का कच्चा है, नहायत आसानी से मेरी बात मान लेगा। ना मानना तो उसे कायल करने के लिए रोजीना को सामने लाना पड़ेगा। वो एक सादा लू और डरपोक सी लड़की है। वो ज्यादा देर तक डॉन की खुश्क नजरों का सामना नहीं कर सकेगी और उगल देगी कि मुझे मकाओ पहुंचाने में तुम्हारी जाती दिलचस्पी और कोशिशों का दखल है। उस नाकाबिले तरदीद गवाही के बाद तुम डॉन के सामने नहीं ठहर सकोगी। उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर गिराई। तुम मारे आस्तीन हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम पर एतबार किया। उस इंकशाफ पर डॉन तुम्हारी टांगें चीर सकता है। मैंने उस पर अपना दबाव बरकरार रखने की नीयत से कहा, हम दोनों के मुश्तरका मफाद का तकाजा है कि तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तुमने इससे इनहराफ किया तो सिर्फ मैं ही नहीं, तुम बिना काबिल बयान मुश्किलात में गिर जाओगी। अपनी मजबूरी और बेचारगी का एहसास करती वह स्टीयरिंग व्हील पर सर टिका कर रोने लगी। तुम झूठे चालबाज और दगाबाज हो। वो सिसकियों के दरमियान में बुड़बुड़ा रही थी। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हारे साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया और आज तुम मुझको आंखें दिखा रहे हो। ये किसी के साथ भलाई करने का समाना ही नहीं है। जिसके साथ नेकी करो मौका मिलने पर वही फाड़ खाने को आता है। मैंने सर्द मैरी का मुजाहरा करते हुए उसे समझाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर तक अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वो खुद ही मुझसे मुखातिब होने पर मजबूर होगी। इसका मतलब है कि तुम डॉन को हलाक करने का पुख्ता इरादा कर चुके हो। उसे नमनाक आंखों से मेरी तरफ देखते हुए भराई हुई आवाज में कहा, ये किसने कहा तुमसे? मैंने बेसाख्ता जवाबी सवाल दाग दिया। फिर तुमने ब्लो पाइप किस लिए खरीदा है? उसकी मदद से तुम किसको मारना चाहते हो? किसी को भी नहीं। उसे राय रास्त पर आता हुआ देखकर मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा कर ली। तुम यकीन करो कि मेरे दिल में डॉन की तरफ से जरा भी अनाद नहीं। मैं अपनी शराब नोशी और ब्लो पाइप की खरीदारी का किस्सा इसलिए छुपाना चाहता हूँ कि डॉन मेरी तरफ से बदजन न हो जाए, वरना मैंने ब्लो पाइप सिर्फ सौगात के तौर पर खरीदा है। मेरे नजदीक वो मोहलक हथियार नहीं बल्कि एक दिलचस्प खिलौना है। मैं नहीं मान सकती। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी नीयत में कोई ना कोई खोट है। बिलफर्ज खोट है भी तो इसका डॉन की जात से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उनसे यकीन दिलाना चाहूँ, ज्यादा से ज्यादा तुम इसे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कह सकती हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे मकाऊ पहुंचने तक डॉन मेरी जात से इस कदर मुतनफ्फर था कि मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं था। उसकी हवेली में हर तरफ बेएतबारी ने डेरे डाले हुए। वो हवेली में लिए दिए जाने वाले हर सांस तक नजर रखता है। बेएतबारी की इस फिजा में उसे बहकाने और सुखाने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो कानों का कच्चा है। कुछ भरोसा नहीं कि वो कब उन लोगों की बातों में आकर मुझसे दोबारा बरहम हो जाए। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए ब्लो पाइप खरीदा है। यह हथियार डॉन के खिलाफ नहीं बल्कि उसे बहकाने वाले के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा।
तुम खुद गर्ज और पक्के ब्लैकमेलर मालूम होते हो। मैं उस वक्त तक अपनी जुबान बंद रखूंगी जब तक तुम डॉन के लिए खतरा नहीं बनते। जो ही तुम्हारे इरादों में कोई तब्दीली नजर आई, मैं अपनी खामोशी तोड़कर डॉन को हकीकत से आगाह कर दूंगी। मैंने महसूस किया कि डॉन बुरा भला जो कुछ भी था, अपने जेर कफालत लोगों में बहुत मकबूल था। उनमें से कोई भी किसी भी हालत में उसे मुंह मोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि जजीरा नुमा मकाओ और उसके आसपास के जजायर पर डॉन राज कर रहा था। मेरी और शवाई की उस तलख बहस में गजाला या सुल्तान शाह ने जरा भी दखल अंदाजी नहीं की थी। वो दोनों खामोश तमाशाई बने रहे। वो मुआमला निपट थी। गजाला बोल पड़ी, ये ब्लो पाइप क्या बला है? तुम दोनों इस पर इतनी बुरी तरह क्यों उलझ रहे थे? बज़ाहिर ये एक हकीकत और मामूली सी नलकी होती है जिसे बाज़ औक़ात सिगरेट, पेंसिल या किसी और चीज में छुपाया जाता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक हथियार भी है। मुझसे पहले शवाई ने बोलना शुरू कर दिया। इसमें स्टील की बहुत बारीक और लंबी सुइयां इस्तेमाल होती हैं जो नलकी में फूंक मारते ही उड़ती हुई निशाने पर पवस्त हो जाती हैं। ये सुइयां जहर में बुझी हुई हो तो शिकार पल भर में मौत के घाट उतर जाता है। तो क्या तुम डॉन की हवेली में मौत का खेल खेलना चाह रहे हो? गजाला ने शवाई से नजर बचाकर मुझे आंख मारते हुए हैर से पूछा, ऐसा कोई कदम उठाकर तुम जिंदा नहीं बच सकोगे? मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा। मैंने गहरा सांस लेकर बेबसी से कहा, मालूम होता है शवाई के बाद अब तुम मेरा दिमाग खराब करने लगी हो। डॉन की हवेली में हमें गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मैं सिर्फ अपने तहफ्फुज का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हालात नॉर्मल रहे तो ब्लो पाइप सौगात बनकर रह जाएगा। तुम डैनी से ज्यादा समझदार मालूम होती हो। शवाई ने गजाला से कहा, इसे समझाओ कि यह आग से खेलने की कोशिश ना करे। यह आग डैनी के साथ तुम दोनों को बिचला कर राख कर सकती है। फिलहाल इस किस्से पर लानत भेजो। मैं तन्हाई में इसे समझाने की कोशिश करूंगी। ये बताओ कि अब तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? गजाला ने उसके साथ हमदर्दी जताते हुए कहा। शिवाय अपना चश्मा उतार कर टिश्यू पेपर से आंखें और चेहरा साफ करते हुए बोली, डैनी ने इस वक्त मुझे बदतरीन ज़हनी सदमा पहुंचा है और मैं सोचने समझने के काबिल नहीं हो रही हूँ। तुम जहाँ कहो हम वहाँ चल सकते हैं। हम बाहर आए हैं तो कम अज कम लंच करके वापस चलेंगे। मुझे मकाओ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन गजाला ने बताया कि मकाओ के साहिल से कुछ दूर उसी की समुद्री हदूद में कोलोन और ताटपा नाम के दो खूबसूरत जजायर हैं जो हांगकांग और कोलोन की तरह जेरे आब सुरंग के जरिए मिले हुए हैं। मकाओ वाले उन दोनों जजायर का हांगकांग वाले कोलोन और ताइवान वाले ताटपा से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वहां सियाहों के लिए रंगारंग तफरीहात की बहुत आती। शिवाई ने उधर जाने का मशवरा रद्द कर दिया। उसका कहना था कि कोलोन मकतूल वान लिन का सबसे महफूज ठिकाना था